हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 3S के लेक्चर्स पर। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 12 में हमने डिस्कस किया था कि नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होता है। ठीक है, देखिए जब हमने क्रिस्टल दोष स्टार्ट किया था तब हमने देखा था जो बिंदु दोष होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, स्टोइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक दोष इसका और होता है, बिंदु दोष का एक दोष और होता है। कौन सा? अशुद्धता दोष। ये एक दोष और होता है। हमने दो दोष पढ़े थे, स्टोइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। इसी में एक दोष और आ जाता है अशुद्धता दोष, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए अशुद्धता दोष क्या होता है। देखिए जैसे ये कोई क्रिस्टल है NaCl, ये क्रिस्टल है। ठीक है, ये NaCl का NaCl क्रिस्टल है। इसमें Na+ और Cl- आयन है। NaCl एक क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें Na+ और Cl- आयन है। अब क्या होता है जब ये NaCl क्रिस्टल Sr2+ आयन के संपर्क में आता है, जब ये NaCl क्रिस्टल Sr2+ आयन के संपर्क में आता है तो क्या होता है जो Na+ आयन है ना, इस Na+ आयन से ये Sr2+ आयन अधिक क्रियाशील होता है। ये Sr2+ आयन इस Na+ आयन से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए ये क्या करेगा, इस Na+ को इसके स्थान से विस्थापित कर देता है और खुद इसकी जगह पर आ जाता है। ये क्रिस्टल जब NaCl क्रिस्टल, ठीक है, जब ये क्रिस्टल Sr2+ आयन के संपर्क में आता है तो जो Na+ आयन होते हैं ना, ये Na+ आयन से ये Sr2+ आयन अधिक क्रियाशील होता है। अब ये अधिक क्रियाशील है, इसीलिए Na+ आयन को ये इसकी जगह से विस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो जब इसे हटा देगा और ये इसकी जगह ले लेगा Sr2+, इसने Na+ आयन को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया। क्यों विस्थापित कर दिया? क्योंकि Sr2+ आयन Na+ आयन से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखिए जो Na+ यहां से विस्थापित हुआ है, जो Na+ यहां से विस्थापित हुआ है उस पर एक धनावेश था, उस पर एक धनावेश था, लेकिन यहां पर आया है Sr2+, Sr पर दो धनावेश है, Sr पर दो धनावेश है, जबकि Na+ पर एक धनावेश है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले था 1+, Na पर 1+ था, ठीक है ना, और अब Sr पर 2+ है, तो इसमें एक धनायन की अधिकता हो गई, इसमें एक धनायन की अधिकता हुई। मतलब क्या हुआ, ये पूरा क्रिस्टल अब धनावेशित हो चुका है, यह पूरा क्रिस्टल धनावेशित हो चुका है। लेकिन दोस्त की ये शर्त होती है कि क्रिस्टल जो है वह विद्युत उदासीन होना चाहिए, क्रिस्टल जो है वह विद्युत उदासीन होना चाहिए। अब इस क्रिस्टल को विद्युत उदासीन करने के लिए एक Na+ आयन खुद अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगा, एक Na+ आयन खुद अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगा। अब ये बन जाएगी यहाँ पर एक रिक्ति, ये बन जाएगी एक यहाँ पर रिक्ति। ऐसा कह सकते हैं हम कि एक Sr2+ आयन दो Na+ आयन को विस्थापित कर देता है, एक की जगह पर वह खुद आ जाता है और दूसरे Na+ के स्थान पर रिक्ति बन जाती है। क्लियर? तो इस प्रकार के दोष को ही कहते हैं अशुद्धता दोष। जब कोई बाहर से अवयवी कण क्रिस्टल में, कोई बाहर से अवयवी कण क्रिस्टल में अवयवी कण के स्थान पर आ जाता है, अवयवी कण को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पे आ जाता है, तो ऐसे दोष को हम अशुद्धता दोष कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया क्या हुआ? फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, यह है Na+, यह है NaCl एक क्रिस्टल जिसमें Na+ Cl- आयन है। जब ये NaCl क्रिस्टल Sr2+ आयन के संपर्क में आता है तो क्या होता है, Sr2+ आयन इस Na+ आयन से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए ये Sr2+ क्या करेगा, इस Na+ आयन को अपनी जगह से विस्थापित कर देगा।
यह जरूरी नहीं है कि यहाँ से ही विस्थापित करे, यहाँ से भी विस्थापित कर सकता है, यहाँ से भी विस्थापित कर सकता है, ठीक है, यहाँ से ही विस्थापित कर सकता है, कहीं से भी ये विस्थापित कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे विस्थापित कर रहा हूँ। ये Sr2+ आयन अधिक क्रियाशील होने के कारण Na+ को अपनी जगह से विस्थापित कर देगा और खुद उसकी जगह पर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि Na पर 1+ होता है, ठीक है, Sr पर 2+ होते हैं। मतलब क्या हुआ, एक धनायन की जगह पर 2 धनायन आ गए। मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टल पर एक धनावेश बढ़ गया, क्रिस्टल पर एक धनावेश बढ़ गया, यानी कि ये पूरा क्रिस्टल अब धनावेशित हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो दोष होते हैं, जो क्रिस्टलीय दोष होते हैं, उनकी शर्त ये होती है कि जो क्रिस्टल है वह विद्युत उदासीन होना चाहिए, यानी क्रिस्टल पर कोई भी आवेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई भी आवेश होने का मतलब क्या है कि जितने धनायन हो उतने ही ऋणायन होने चाहिए, जितने धनायन हो उतने ही, जितना धनावेश हो उतना ही ऋणावेश होना चाहिए। अब यहाँ पर जब Na+ था, तो जब Na+ था तब जितने Na+ थे उतने ही Cl- थे, ठीक है। जितना चार्ज Na+ पर था उतना ही चार्ज Cl- पर भी था। लेकिन यहाँ पर जब Sr2+ आ गया तो एक धनावेश बढ़ गया, एक धनावेश बढ़ गया, क्योंकि एक Na+ पर एक धनावेश है, ठीक है, ये विस्थापित हुआ है, और Sr पर 2 धनावेश है, ये इसमें आया है, यानी कि एक धनावेश बढ़ गया है, ठीक है। तो इस क्रिस्टल पर अब धनावेश आ गया है। अब क्या होता है, क्योंकि शर्त होती है कि दोष में क्रिस्टल विद्युत उदासीन रहना चाहिए, इसीलिए अब एक Na+ आयन खुद अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल को अब विद्युत उदासीन करना है, इसीलिए एक धनावेश अपनी जगह से खुद विस्थापित हो जाता है। तो इस खुद विस्थापित हो गया, यानी कि यहाँ पर अब एक रिक्ति बन गई, यहाँ पर एक रिक्ति बन गई है, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि एक Sr2+ आयन 2 Na+ आयन को विस्थापित कर देगा, 2 Na+ आयन को विस्थापित कर देगा। एक Na+ की जगह पर वह खुद आ जाएगा और दूसरे Na+ की जगह पर आप देख रहे हैं रिक्ति बन जाएगी, ठीक है। तो ये होता है अशुद्धता दोष, इसे हमने समझ लिया। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं कि थ्योरी हम कैसे लिखेंगे। जैसा इस पे मैंने आपको समझाया है वैसे ही इसकी थ्योरी तैयार कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी हम थ्योरी देखते हैं। तो अब देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है। देखिए, अशुद्धता दोष हेडिंग डालेंगे, ठीक है। थ्योरी देखिए, किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों के स्थान पर अथवा अंतराकाश में किसी अन्य पदार्थ के कुछ कणों के आ जाने से उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं, ठीक है। किसी क्रिस्टल के, ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है, ये कोई क्रिस्टल है, किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों के स्थान पर, ये अवयवी करते हैं जहां से हमने Na+ आयन को विस्थापित किया था, Na+ Cl- ये क्या है, अवयवी कण है, ठीक है। Na+ विस्थापित हो जाता है, वही लिखा है। किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों के स्थान पर, अवयवी के स्थान पर अथवा अंतराकाश में, ये अंतराकाश है, यहाँ पर भी आ सकता है, किसी अन्य पदार्थ के कुछ कणों के आ जाने से, हमने कहा कि Sr2+ ऐसा क्या है, किसी पदार्थ का अवयवी कण है, ठीक है ना, Sr2+ के आ जाने से उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। तो ये तो हो गया अशुद्धता दोष, क्या होता है हमने अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब नए टॉपिक पर आते हैं कि नया टॉपिक क्या है। दोस्तों, अब एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ठोसों के विद्युतीय गुण। ठोसों के विद्युतीय गुण, इंग्लिश में इसे कहेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठोसों के विद्युतीय गुण। अब यहाँ पर हम ठोसों का यानी कि सॉलिड्स का वर्गीकरण करेंगे, किसके आधार पर, विद्युतीय गुणों के आधार पर। विद्युतीय गुणों के आधार पर यहाँ पर हम ठोस का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो इसे अब हम समझते हैं। देखिए, विद्युतीय गुण का मतलब क्या हो गया कि किन ठोसों में विद्युत प्रवाहित होती है, किन ठोसों में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। जिन ठोसों में विद्युत प्रवाहित होती है उन्हें क्या कहते हैं, जिन ठोसों में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, ये सब इसमें देखना है, ठीक है। देखिए, ठोसों के विद्युतीय गुण के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण करने पर हमें कौन कौन से ठोस प्राप्त हुए ये देखते हैं। देखिए,
जब विद्युतीय गुण के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किया जाता है तो 3 प्रकार की ठोस होती हैं। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट है चालक, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। क्लियर? दूसरा होता है अचालक। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हमें कई बार पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में भी हमने पढ़ा है चालक अचालक क्या होते हैं। ठीक है, यहां पर एक नया और देखने को मिलेगा, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये होता है अचालक, यानी कि इंसुलेटर। इंसुलेटर। और तीसरा जो होता है वह होता है अर्धचालक। ये हमारे लिए नया है। यहां पर चालक अचालक हमने काफी पढ़ा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन यहां पर जो अचालक आ गया ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में कहेंगे इसे सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, ठीक है। ठोसों का वर्गीकरण विद्युतीय गुण के आधार पर जब करते हैं तो ये 3 प्रकार के ठोस होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है, चालक क्या होते हैं? चालक क्या होते हैं ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसे ठोस या वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है, जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, चालक क्या होते हैं? जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है। अचालक क्या होते हैं? जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है। ये होते हैं अचालक, जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। क्लियर? अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक क्या होते हैं? ये होता है बहुत ही स्पेशल। अर्धचालक होता है वो इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। देखिए क्या होता है, अर्धचालक में दोनों कंडीशन आ जाती हैं। अर्धचालक चालक भी होंगे और अचालक भी होंगे। चालक कब होंगे? देखिए 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर, जिसे हम कहते हैं परम शून्य, परम शून्य, ये ना परम शून्य ताप। 0 केल्विन ताप पर ये अचालक होता है। 0 केल्विन ताप पर यह अचालक होता है। ठीक है, यदि हम तापमान को बढ़ा दें, तापमान को बढ़ा दें, यदि हम तापमान को बढ़ा दें तो ये चालक हो जाता है, यानी कि इसमें धारा का प्रवाह होता है। धारा, विद्युत धारा या विद्युत कह दें, ठीक है, विद्युत प्रवाहित होती है। कब? यदि हम इसमें कोई, यदि हम इसका तापमान बढ़ा दें, ठीक है, या फिर इसमें कोई अशुद्धि मिला दें, इसमें कोई अशुद्धि मिला दें। अशुद्धि मिलाने पर भी ये चालक हो जाता है, यानी कि विद्युत प्रवाहित होती है। क्लियर? चालक क्या होते हैं? जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है। अचालक क्या होते हैं? जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अर्धचालक क्या होते हैं? जिनमें 0 केल्विन ताप पर, जिसे हम परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है, इस पर तो ये अचालक होती हैं, लेकिन यदि ताप को बढ़ा दिया जाए तो जो ये होते हैं वह चालक बन जाते हैं, यानी विद्युत प्रवाहित होने लगती है। या फिर इसमें कोई अशुद्धि मिला दें, इसमें कोई अशुद्धि मिला दें, इसमें कोई अशुद्धि मिला दें
तो ये विद्युत की चालक होती है। ठीक है, तो ये होते हैं 3 प्रकार के चालक, 3 प्रकार के ठोस, कब? विद्युतीय गुणों के आधार पर। ठीक है, चालक का एग्जांपल क्या हो गया आपका? जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। अचालक कौन कौन से होते हैं? हम देखते हैं लकड़ी अचालक होती है, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लकड़ी में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए। इसके एग्जांपल की हम बात करें तो सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया इसका एग्जांपल, और जर्मेनियम, ये इसका एग्जांपल हो गए। एल्यूमिनियम और आयरन ये अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अचालक लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं? अचालक होते हैं, जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अर्धचालक क्या होते हैं? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये होते हैं अर्धचालक। ठीक है, तो अब हम इन्हें तो ज्यादा डीपली नहीं समझेंगे, इनका तो हमें अच्छी तरीके से जानते हैं कि चालक अचालक क्या होते हैं। यहाँ पर बात आती है अर्धचालक की। अर्धचालक को हम और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, अर्धचालक को हम और विस्तार से जानेंगे। देखिए, पहले हम अर्धचालक की परिभाषा देख लेते हैं कि अर्धचालक की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं पहले से। तो अब अर्धचालक की परिभाषा देखते हैं। देखिए, जो मैंने भी आपको बताया था भाई, इसकी परिभाषा में लिखना है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था कि अर्धचालक क्या होती हैं? जो 0 केल्विन ताप पर अचालक हो, 0 केल्विन ताप पर अचालक होते हैं, और यदि इसका तापमान बढ़ा दिया जाए या इसमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाए तो ये चालक होते हैं। तो वही लिखना है यहाँ पर कि वे ठोस जो परम शून्य ताप पर यानी कि 0 केल्विन पर विद्युत के अचालक होते हैं, तथा ताप बढ़ाने पर या उनमें कुछ अशुद्धियां मिलाने पर विद्युत के चालक होते हैं, ये अर्धचालक कहलाते हैं। वे ठोस जो परम शून्य ताप पर यानी कि 0 केल्विन पर विद्युत के अचालक होते हैं, तथा तापमान बढ़ाने पर या उनमें कुछ अशुद्धियां मिलाने पर विद्युत के चालक होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण इसका मैंने आपको बताया था सिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन। ठीक है, यह और शुद्ध जर्मेनियम, ये होते हैं इसके एग्जांपल। ये 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नैज या शुद्ध या आंतर अर्धचालक। ठीक है, नैज नाम से भी होता है, इसे शुद्ध नाम से भी बोल सकते हैं, या आंतर, इन तीनों नाम से आ सकता है, नैज, शुद्ध या आंतर अर्धचालक। ठीक है, बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक, ये 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, नैज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। ठीक है, या शुद्ध या आंतर अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, ये तीनों एक ही हैं। क्या बोलेंगे? नैज बोल सकते हैं, या फिर शुद्ध बोल सकते हैं, या आंतर बोल सकते हैं। नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक या आंतर अर्धचालक। ठीक है, एक होता है बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक, ये 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों प्रकार के अर्धचालक पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे नैज या शुद्ध या आंतर अर्धचालक। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखते हैं कि नैज या शुद्ध या आंतर अर्धचालक क्या होता है। दोस्तों, अब देखते हैं पहला प्रकार, जिसका नाम है नैज या शुद्ध या आंतर अर्धचालक। ये क्या होता है, इसे समझते हैं। ठीक है, देखिए, हमने अर्धचालक के 2 एग्जाम्पल लिए थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये 2 एग्जाम्पल हमने अर्धचालक के लिए थे। ठीक है, अब ये 2 एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल में से, आवर्त सारणी में कहाँ से दिए गए हैं? ये होते हैं वर्ग 14 के तत्व। वर्ग 14 में कौन कौन से होते हैं? कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, एसएन होता है और पीबी होता है। ये होते हैं वर्ग 14 में ये तत्व होते हैं। ठीक है, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, कहीं सीता जी सुने प्रभु, इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो तत्व होते हैं, ये जो तत्व होते हैं, इनमें एक सिमिलरिटी होती है। क्या होती है कि ये सभी तत्व, वर्ग 14 के ये सभी तत्व 4 बंध बनाते हैं। ये सभी तत्व 4 बंध बनाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि कार्बन 4 बंध बनाता है,
सिलिकॉन भी 4 बंध बनाता है, जर्मेनियम भी 4 बंध बनाता है, एसएन भी 4 बंध बनाता है और पीबी भी 4 बंध बनाता है। अब यदि हम सिलिकॉन के बंध बनाएं, सिलिकॉन में बंध बनाए तो किस प्रकार से ये बनाएगा, ये देखिए। ये एक सिलिकॉन है, ये 4 बंध बनाएगा इस प्रकार से। अब यहां पर एक सिलिकॉन ये है, यह भी 4 बंध बनाएगा इस प्रकार से, 1 2 3 और 1 4। यह एक सिलिकॉन है, यह भी 4 बंध बनाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब यह एक सिलिकॉन है, यह भी 4 बंध बनाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यह एक सिलिकॉन है, यह भी 4 बंध बनाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक सिलिकॉन ये है, यह भी 4 बंध बनाएगा इस प्रकार से। और बनाते हैं, एक सिलिकॉन ये है, यह भी 4 बंध बनाएगा, एक सिलिकॉन ये है, यह भी 4 बंध बनाएगा, एक सिलिकॉन ये है, यह भी 4 बंध बनाएगा। और देखते हैं, एक सिलिकॉन ये है, यह भी 4 बंध बनाएगा, एक सिलिकॉन ये है और यह भी 4 बंध बनाएगा, ठीक है। एक सिलिकॉन ये है। अब देखिए, ये मैंने बना दिया, यहाँ पर और लगा देते हैं थोड़े। एक सिलिकॉन ये है, यह भी 4 बंध बनाएगा, एक सिलिकॉन ये है, यह भी 4 बंध बनाएगा, एक सिलिकॉन ये है, यह भी 4 बंध बनाएगा। अब समझते हैं, देखिए। अब हमने एक कंडीशन देखी थी अर्धचालक की, हमने एक कंडीशन देखी थी। कौन कौन सी कंडीशन देखी थी? कि 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर जो अर्धचालक होता है वह अचालक रहता है। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक अचालक रहता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने देखी थी कि तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर ये चालक रहता है, तापमान बढ़ाने पर ये चालक रहता है। इससे पहले मैं आगे समझाऊं, मैं आपको 2 बातें और बता देना चाहता हूं। देखिए, कोई चीज किसी भी वस्तु में या कहीं पर भी विद्युत का चालन हो रहा है, विद्युत का चालन हो रहा है, यानी कि विद्युत धारा बह रही है, तो इसके लिए 2 कंडीशन होती है। विद्युत धारा बहने की 2 शर्तें होती हैं। विद्युत धारा कब बहेगी, विद्युत धारा कब बहेगी? नंबर 1, विद्युत धारा तब बहेगी या तो जहां पर विद्युत धारा बह रही है वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। जहां विद्युत धारा बह रही है वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या फ्री आयन हो, फ्री आयन हो। जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां विद्युत धारा बहती है, या जहां पर फ्री आयन होते हैं वहां पर विद्युत धारा बहती है, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट यहां पे चलेगा। देखिए, जब ताप 0 केल्विन है तब सिलिकॉन में ये जो बंध बन रहे हैं इन्हें कहते हैं सहसंयोजक बंध। अब जब ताप 0 केल्विन होता है तब ये बंध नहीं टूटता है। जब ताप 0 केल्विन होता है तब ये बंध नहीं टूटता है। जब बंध नहीं टूटता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त भी नहीं होते हैं। जब बंध नहीं टूटता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त भी नहीं होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे तो पदार्थ जो है वह अचालक रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे पदार्थ है वह अचालक रहेगा, क्योंकि चालक होने का रीजन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आयन मुक्त हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो। लेकिन जब 0 डिग्री तापमान है तो ये बंध टूटेंगे नहीं, और जब बंध टूटेंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे। इसीलिए 0 केल्विन ताप पर ये अचालक रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं जब तापमान बढ़ जाए, जब तापमान बढ़े। अब हम जानते हैं कि जब तापमान बढ़ जाता है, जब तापमान बढ़ जाता है तो जो अवयवी कण होते हैं वह कंपन करने लगते हैं। तापमान बढ़ने पर अवयवी कण कंपन करने लगते हैं, ठीक है। जब अवयवी कण कंपन करेंगे तो ये बंध टूट जाएगा। जब अवयवी कण कंपन करेंगे तो ये बंध टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे।
बंध टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो गए यानी कि इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए तो हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत का चालन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत का चालन होता है, यानी ताप बढ़ाने पर विद्युत का चालक होगा। सिलिकॉन का ताप बढ़ाने पर विद्युत का सिलिकॉन ताप बढ़ाने पर विद्युत का चालक होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। यानी जो नेज अर्धचालक होते हैं इसमें दो कंडीशन फॉलो होती हैं। कौन कौन सी? 0 केल्विन ताप पर अचालक होने की, ठीक है, और ताप बढ़ाने पर चालक होने की। ये दो कंडीशन होती हैं नेज अर्धचालक में। ठीक है, एक कंडीशन रह जाती है कौन सी? अर्धचालक की एक कंडीशन और होती है कि अशुद्धियां मिलाने पर ये चालक होता है। ये कंडीशन अगली जो प्रकार है, अगला जो प्रकार है बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक, इसमें फॉलो होगी। ठीक है, तो ये तो होता है अर्धचालक जिसमें 0 केल्विन ताप पर अचालक रहता है ये, और तापमान बढ़ाने पर चालक होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या होता है कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण क्या होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या जहां पर फ्री आयन मुक्त आयन होते हैं वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, सिलिकॉन में 4 बंध बनते हैं। सिलिकॉन में 4 बंध बनते हैं। 4 बंध बनाने पर जब हमने इस प्रकार से देखा तो हम देखते हैं कि 0 केल्विन पर ये बंध टूटता नहीं है। 0 केल्विन पर ये सही जो बंध है ये टूटते नहीं है। जब बंध टूटते नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्लियर? अब तापमान बढ़ाने पर ये विद्युत का चालक होता है। चालक क्यों होता है? जब तापमान बढ़ाते हैं तो बंध टूट जाता है, क्योंकि अभिविकर्ण कंपन करने लगते हैं। जब बंध टूट जाता है इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो ये विद्युत का चालक हो जाता है। तो ये तो हो गया नेज यानी कि शुद्ध या आंतर अर्धचालक। क्लियर? अब देखते हैं हम कि जो अगला प्रकार है कौन सा? बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक, ये क्या होता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। अब हम बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक को देखते हैं, ये क्या होता है। देखिए इसे समझते हैं। एग्जाम्पल जो हमने लिया था सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसी को लेकर समझेंगे। ठीक है ना, सिलिकॉन को ही लेकर समझेंगे। देखिए मैंने बताया आपको जो सिलिकॉन होता है वो वर्ग 14 का होता है। वर्ग 14 में कौन कौन से तत्व आते हैं? कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, और एशियन आता है, और टीबी आता है। ठीक है, ये जो है ये आते हैं वर्ग 14 में। ठीक है, और इन सभी में ये सभी 4 बंध बनाते हैं। ये बात हमने अभी देखी थी। ठीक, अब देखिए वर्ग 15, ध्यान से सुनकर रहिए। वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं? वर्ग 15 में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। कैसे याद रखेंगे? इसकी हमने देखी थी कि सीता जी कहें सीता जी सुने प्रभु, इसे याद हम इस प्रकार से रख सकते हैं। बात करें इसकी तो इसे याद कैसे रखेंगे? इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या होती है? नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये 5 बंध बनाते हैं। ये जितने भी तत्व हैं वर्ग 15 के, ये 5 बंध बनाते हैं। ठीक है, बात करें वर्ग 13 की, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, टेलुरियम। ठीक है, ये आते हैं इसमें। ये होते हैं, ये 3 बंध बनाते हैं। ये 3 बंध बनाते हैं। ठीक है, वर्ग 13 के 3 बंध बनाते हैं, वर्ग 14 के 4 बंध बनाते हैं, और वर्ग 15 के 5 बंध बनाते हैं। ठीक, अब ये क्यों बताया जा रहा है? अब सुनिए, हमने अभी देखा था कि
जो नेज अर्धचालक जो होते हैं, जो नेज अर्धचालक होते हैं, उसमें हमने अर्धचालक की दो कंडीशन देख ली थी। कौन कौन सी? 0 केल्विन ताप पर अचालक होता है, एक कंडीशन हमने उसमें ये देख ली थी, और ताप बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर चालक होता है। ये दो कंडीशन हमने नेज अर्धचालक में देख ली। ठीक है। अर्धचालक की तीसरी कंडीशन होती है अशुद्धियां मिलाने पर, अशुद्धियां मिलाने पर यह चालक होता है, तीसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन आती है अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक के अंतर्गत। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सिलिकॉन जो है इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाएंगे, सिलिकॉन में कुछ अशुद्धियां मिलाएंगे। ठीक है। देखिए क्या करते हैं, पहले हम जैसा भी सिलिकॉन बनाया था वैसे ही हम सिलिकॉन बना लेते हैं। ठीक है। उसमें बॉन्डिंग दिखा देते हैं किस प्रकार से होती है। देखिए सिलिकॉन है, ये 4 बंध बनाएगा। ठीक है। यह सिलिकॉन है, ये भी 4 बंध बनाएगा। यह सिलिकॉन है, ये भी 4 बंध बनाएगा। ठीक है। यह सिलिकॉन है, यह भी 4 बंध बनाएगा इस प्रकार से। ठीक। यह सिलिकॉन है, यह भी 4 बंध बनाएगा इस प्रकार से। एक यह सिलिकॉन है, यह भी 4 बंध बनाएगा इस प्रकार से। ठीक है। अब ये वाला सिलिकॉन भी 4 बंध बनाएगा इस प्रकार से। अब ये वाला सिलिकॉन भी आगे चलकर 4 बंध बनाएगा। ठीक है। और देखते हैं, यह सिलिकॉन है, ये भी 4 बंध बनाएगा, यह भी 4 बंध बनाएगा, और यह भी 4 बंध बनाएगा। ठीक है। और ऊपर देख लेते हैं, यह सिलिकॉन है, यह भी 4 बंध बनाएगा, यह सिलिकॉन है, ये भी 4 बंध बनाएगा, यह सिलिकॉन है, ये भी 4 बंध बनाएगा, यह सिलिकॉन है, यह भी 4 बंध बनाएगा। ठीक है। अब यदि हम वर्ग 13 के तत्वों को वर्ग 14 के तत्व में मिला दें, यानी कि ऐसा कर लेते हैं कि जो बोरोन है ना, इस बोरोन को हम सिलिकॉन में मिला दें, इस बोरोन को हम सिलिकॉन में मिला दें, यानी इसमें हमें जब हम सिलिकॉन को मिला दें तब देखिए क्या होता है। बोरोन को सिलिकॉन में मिलाएंगे। ठीक है। वर्ग 15 के तत्वों को हम सिलिकॉन में मिलाएंगे। तो हमें इसमें क्या करना है, अशुद्धियां लेके आनी है, इसमें हमें अशुद्धियां लेके आनी है, यानी कि बाह्य तत्वों को इसमें लेके आना है, इसमें हमें बाह्य तत्वों को लेके आना है, तभी तो अशुद्धियां आएंगी। तो क्या करेंगे, पहले हम वर्ग 14 का जो तत्व है सिलिकॉन, इसमें वर्ग 13 के बोरोन को हम मिला देंगे। फिर हम मिलाएंगे वर्ग 15 के तत्व फास्फोरस को इसमें। ठीक है। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं मिलाने पर क्या होता है। देखिए जब हम बोरोन को इसमें मिला दें, जब बोरोन को इसमें मिला दें, मान लीजिए मैंने बोरोन को यहाँ पर मिला दिया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर ये बोरोन आ गया। ठीक है। यहाँ पर ये बोरोन आ गया। अब हम जानते हैं कि बोरोन में बनते हैं भाई 3 बंध। बोरोन केवल 3 बंध बना सकता है, बोरोन केवल 3 बंध बना सकता है। अब यहाँ तो बनेगा 4, लेकिन ये 4 तो बना नहीं पाएगा, ये बनाएगा केवल 3 बंध, ये बनाएगा 3 बंध। तो यहाँ पर ये बन जाएगा एक खाली स्थान, यहाँ पर बन जाएगा ये खाली स्थान। ठीक है। अब क्या होता है कि इस खाली स्थान को भरने के लिए, इस खाली स्थान को भरने के लिए जो पड़ोस में दूसरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पड़ोस में दूसरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस खाली स्थान को भरने की कोशिश करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस खाली स्थान को भरने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस खाली स्थान को भरेगा, यानी यहां से उठकर यहां पर आएगा, तो यहां पर खाली स्थान रह जाएगा, यहां पर खाली स्थान हो जाएगा भाई, यहां पर खाली स्थान है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस स्थान को भरेगा तो ये स्थान खाली रह जाएगा। अब इस खाली स्थान को भरने के लिए जो दूसरे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी जगह छोड़कर इस खाली स्थान को भरने में लग जाते हैं। अब यहां पर भी खाली स्थान हो गया। अब यहां से यहां का जो खाली स्थान है वह दूसरा इलेक्ट्रॉन भरने में लग जाएगा, तो अब यहां पर भी खाली स्थान होगा।
यानी इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें गति होने लगती है। क्यों गति होने लगती है? क्योंकि जो बोरोन यहाँ पर आया, ये बोरोन के आने से जो बंद होता है, बोरोन केवल 3 बार बना सकता है, तो बंद जब बोरोन 3 बार बना सकता है तो यहाँ पर बन जाती है रिक्ति। 1 2 3 बंद बना दिए, अब ये चौथा बंद नहीं बना सकता, यहाँ पर रह जाती है रिक्ति। 3 बंद बोरोन ने बना दिए, लेकिन जो चौथा बंद यहाँ पर नहीं बना सकता तो यहाँ पर रिक्ति बन जाती है। इस रिक्ति को भरने के लिए, इस खाली जगह को भरने के लिए दूसरे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसे भरने की कोशिश करते हैं, इस रिक्ति को दूसरे इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस रिक्ति को, इस खाली स्थान को भरने को, इस छिद्र को, इसे एक छिद्र बन जाता है, इस छिद्र को भरने के लिए इसे कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी एक छिद्र बन जाएगा। जब इस छिद्र को भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी जगह पर भी एक छिद्र बन जाएगा। जब इस छिद्र को भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी जगह पर भी एक छिद्र बन जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स में गति होने लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में गति होने लगेगी। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का गति करना क्या होता है? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के गति करने को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी अशुद्धियां मिलाने पर यह चालक बन जाएगा। हमने बोरोन की अशुद्धि मिला दी, यहाँ पर हमने यहाँ पर बोरोन की अशुद्धि मिला दी, यानी कि बोरोन की अशुद्धि मिलाई हमने, बोरोन की अशुद्धि मिलाई, मिलाने पर इलेक्ट्रॉन में गति होने लगी। इलेक्ट्रॉन्स में गति होने लगती, गति होने लगती है। और इलेक्ट्रॉन्स की गति होने को ही क्या कहते हैं हम? कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने को ही हम इलेक्ट्रॉन में गति होने को ही हम विद्युत धारा का प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी कि जो सिलिकॉन है ये हो जाएगा चालक। ठीक है, जब बोरोन यहां पर नहीं आया था तब ये अचालक था। जब बोरोन यहां पर नहीं आया था तब ये अचालक था। ठीक है, क्योंकि इसमें बॉन्ड बने हुए थे, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं था। लेकिन जब बोरोन आया तो इलेक्ट्रॉन में कंपन होने लगा, इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ने लगे। क्यों छोड़ने लगे? क्योंकि यहाँ पर ये छिद्र बन गया। बोरोन केवल 3 बॉन्ड बना सकता है, चौथे बॉन्ड की जगह पर यहाँ पर छिद्र बन जाता है और इस छिद्र को भरने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ने लगते हैं और इस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉन्स में गति होने लगती है। और गति होने को ही, इलेक्ट्रॉन्स में गति होने को ही हम कहते हैं चालक, विद्युत चालकता, कि विद्युत का चालन हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने बोरोन से समझ लिया, हमने बोरोन की अशुद्धि मिलाई, वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाई, वर्ग 13 के तत्वों की हमने अशुद्धि मिलाई। ठीक है, अब हम वर्ग 15 के तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, यानी कि हम फास्फोरस को सिलिकॉन में मिलाएंगे, फास्फोरस को सिलिकॉन में मिलाएंगे। तो अब क्या करते हैं, यहां पर हम फास्फोरस ले लेते हैं, यहां पर हम फास्फोरस ले लेते हैं। देखिए यहां पर फास्फोरस रख दिया। अब फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस बनाता है 5 बंध, फास्फोरस बनाता है 5 बंध। तो 1 2 3 4, ये 4 बंध तो इसने बना लिए। अब 5वां बंध के लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा वह रह जाएगा फ्री, 5वें बंध का इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रह जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें कंपन करने लगता है, इसमें घूमने लगता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन्हीं के कारण विद्युत का चालन होता है, उसी के कारण विद्युत का चालन होता है। ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत का चालन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रह गया, यानी अब फिर इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा, यानी विद्युत का चालन होने लगेगा। तो इस कारण से भी ये हो जाता है विद्युत का चालक। ठीक है, क्या समझे? जब वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धियां मिलाते हैं, वर्ग 14 के तत्वों में वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धियां मिलाते हैं, तब क्या होता है, जो वर्ग 13 के तत्व हैं ये केवल 3 बॉन्ड बना सकते हैं, और जब चौथे बॉन्ड नहीं बना सकते तो वहां पर आ जाती है, वहां पर बन जाता है एक छिद्र। उस छिद्र को भरने के लिए
उस छिद्र को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स अपना स्थान छोड़ने लगते हैं, अर्थात गति करने लगते हैं। उस गति इलेक्ट्रॉन्स की गति करने के कारण ही यानी इलेक्ट्रॉन मुक्त है। गति क्यों करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त है तो जब इलेक्ट्रॉन मुक्त है तो विद्युत का चालन होगा। ठीक है। फिर यदि हम फास्फोरस को जब मिलाते हैं, 15 के तत्वों को 14 के तत्वों में मिलाते हैं, फास्फोरस को मिलाया तो फास्फोरस केवल 4 बंध बना सकता है, फास्फोरस केवल 4 बंध बना सकता है। और 5वां बंध का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह रह जाता है फ्री। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण भी विद्युत का चालन होने लगता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम सिलिकॉन में अशुद्धियां मिलाते हैं, तो विद्युत का चालन होता है, और इसी को हम कहते हैं अर्ध बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। अशुद्धियां मिलाने पर जब विद्युत का चालन होता है, तो हम उसे कहते हैं बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। क्लियर? तो ये ठोस जो अर्धचालक था, अर्धचालक के 2 प्रकार हमने कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। ये हमने अर्धचालक अपना कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।